अब चैप्टर शुरू हुआ है, ये है क्या, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले, ये आगे 12th में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, ये क्या आता है, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, तो इसमें बच्चे क्या पढ़ रहे हैं या जैसे पढ़ाया जाता है उनको, तो क्या पढ़ा देते हैं कि भैया देखो स्केलर वो हैं जिनमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में, मतलब सॉरी, दो चीज़ होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटी वो है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी मैग्नीट्यूड है तो स्केलर है, यहाँ डायरेक्शन की कोई नीड नहीं है। और वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। कहने का मतलब ये है, दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है डायरेक्शन। सही है, तो डायरेक्शन तो तुम्हें पता ही है क्या होती है, दिशा। सही है, दिशा कोई डायरेक्शन दे दी। मैग्नीट्यूड क्या है, तो बच्चे इसको पता ही नहीं है। इसे अगर फिज़िक्स की टर्म में अगर हम पढ़ें तो फिज़िक्स की टर्म में ये मिलती है हमें, इसको बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं, परिमाण। तो मैं जब बचपन में पढ़ता था, मतलब हिंदी में, तो मैं सबसे पहली बार जब इसे पढ़ा तो परिणाम पढ़ लिया था, फिर मैंने ध्यान से देखा, तब पता चला कि ये परिमाण है। इस परिमाण का मतलब क्या है वो भी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। इसका मतलब होता है कोई भी वैल्यू जो भी हमें दी जा रही है। सही है, जैसे मान के चलो हमने बोला कि 10 मीटर लेंथ है, 10 मीटर लेंथ है, तो इसमें जो 10 है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। हमने बोला 5 न्यूटन का फोर्स है, तो इसमें जो 5 है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। समझ में आया? तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू, दूसरी होती है डायरेक्शन यानी दिशा। तो जो क्वांटिटी है फिज़िक्स की क्वांटिटी को दो इसमें कैटेगरी में बांटा गया है, एक स्केलर और दूसरी वेक्टर। या तो जो स्केलर क्वांटिटी जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन की जा सकती हैं, इन्हें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती। सही है, तो दीज आर द क्वांटिटी, these are the quantities that do not need any direction। सही है, ठीक है, they only depend on magnitude, they only depend on मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं। कैसे? अब ऐसी कोई भी क्वांटिटी हैं जिनको तुम्हें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, उसे हम बोलते हैं स्केलर। जैसे हमने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी, 7 फंडामेंटल, तुमने नहीं पढ़ी, तुम तो बाद में आए थे। सही है, मैंने कहा था एक वीडियो मैंने पहले से ही डाल रखी है चैप्टर 1 की, वो वीडियो तुम देख लेना यूट्यूब पे जाके, और उसमें वो पूरा चैप्टर मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं। डायमेंशन निकालते, डायमेंशन तो सिखाई थी मैंने तुम्हें निकालनी, तो डायमेंशन जैसे निकालते ना फंडामेंटल की टर्म में, वो वाली फंडामेंटल क्वांटिटी। तो 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं वो सारी की सारी स्केलर हैं। समझ में? हालांकि अभी एक और कैटेगरी बना दी टेंसर, वो उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी तुम स्केलर और वेक्टर को ही समझो। अब कैसे? जैसे मान के चलो लेंथ है, सही है, हमने कहा कि यहाँ से किसी जगह की दूरी कितनी है, या ये दीवार है इसकी हाइट कितनी है, या कुछ भी टेबल है ये टेबल की लेंथ कितनी है। तो हम इसकी लेंथ जब नापते हैं तो क्या हमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है? तो हमने बोला इसकी लेंथ 10 मीटर है, तो 10 मीटर लेंथ है, तो ओके ठीक है। किसी से हमने पूछा भाई तुम्हारी हाइट कितनी है, उसने कहा मेरी 5 फुट 4 इंच हाइट है, ओके सही है। अब चाहे ऊपर से नीचे को नाप लो, चाहे नीचे से ऊपर को नाप लो, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सही है, तो ये जो चीज़ है ये दिशा पे निर्भर नहीं कर रही, डायरेक्शन पे निर्भर नहीं कर रहे। सही है, अब जैसे तुम इसकी दुकान पे आलू लेने के ले गए, ठीक है, अब तुमने कहा कि भाई हमें 5 किलो आलू चाहिए,
है ना। अब ये आलू उठा के ला रहा, अब तुम इसे बताओगे नहीं इधर से इधर को डालियो, इधर से इधर को डालेगा तो वज़न ज़्यादा हो जाएगा, इसका कोई सेंस नहीं है। 5 किलो आलू, तुम्हारी बात पूरी हो गई। यहाँ ऐसा नहीं है कि तुम्हें डायरेक्शन भी देनी पड़े। तो जितनी भी ऐसी क्वांटिटी हैं इन्हें क्या बोलते हैं, स्केलर, जो दिशा पे निर्भर नहीं है, जो दिशा पे डिपेंडेंट नहीं है, जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, उन्हें बोलते हैं स्केलर। सही है। तो कैसे, कौन कौन सी हैं, तो इनके एग्जाम्पल में मैंने कहा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, उनमें जैसे क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम है। सही है, ये तो है ही हैं। इनके अलावा और भी डिराइव क्वांटिटी भी हो सकती हैं जो कि कैसी हैं, स्केलर हैं। सही है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। मतलब कहने का मतलब ये है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी और एक्सेट्रा। इसके बाद तुम्हारा वर्क है, जैसे ये भी क्या है, स्केलर है। सही है, वर्क क्या है, स्केलर है। डिस्टेंस जो है स्केलर है, स्पीड जो है स्केलर है। तो मतलब जिन्हें दिशा की ज़रूरत नहीं है उन्हें बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया। ये सिंपल मैथमेटिकल लॉ जो हैं, जैसे सिंपल अलजेब्रा है उसी को फॉलो करते हैं। सिंपल अलजेब्रा, जैसे 5 किलो मास है, जैसे 5 किलो आलू लिए, फिर तुमने 4 किलो चावल और ले लिए, तो टोटल मास कितना हो गया, 9 किलो हो गया। उसमें से तुमने निकाल के एक पन्नी में किसी को 2 किलो चावल दे दिए, तो 9 में से 2 गए तो 7 किलो बचे। यहाँ जो कैलकुलेशन चल रही है वो सीधी सीधी चल रही है, सिंपल अलजेब्रा लग रहा है। समझ में आया? यस सर। अब आ जाते हैं वेक्टर पे। तो देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करेगी करेगी। देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों में होगा, क्योंकि बिना वैल्यू के तो कोई मतलब ही नहीं है कुछ हो जाए, वैल्यू तो तुम्हें देनी पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों में होगा। तो इसमें क्या नहीं है, तो इसमें स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है। समझ में आया? वेक्टर में क्या चाहिए, डायरेक्शन भी आ गई। कैसे, तो हम ये नहीं कहेंगे दीज आर द क्वांटिटी which depends on magnitude and also direction as well। सही है। तो ये मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करती ही करती है, और किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे। अब एग्जांपल से समझो। ये एग्जांपल मैंने वैसे क्लास में भी दिया था इन बच्चों को। जैसे मान के चलो कि तुम गाड़ी में जा रहे हो, सही है, और तुम्हारी गाड़ी रुक गई। तुमने अपने दोस्त को कहा, जो दोस्त तुम्हारे साथ जा रहा है, कि भाई बाहर निकल और गाड़ी में मार धक्का। अब ये धक्का जो है मारना, ये क्या, फोर्स है। सही है, पुश और पुल क्या होता है, फोर्स होता है। तो तुमने उससे कहा भाई गाड़ी पे फोर्स लगाना पड़ेगा। अब तुमने उससे यही कहा कि भाई गाड़ी पे फोर्स लगा, तुमने उसे दिशा नहीं दी। सही है, तुमने उसको दिशा नहीं दी। अब वो है मोटी बुद्धि का व्यक्ति, वो गाड़ी से बाहर निकला, बॉडी बिल्डर है, उसने गाड़ी को ऐसे साइड से धक्का दिया और गाड़ी पलट गई खाई में। सही है। अब तुम लड़ रहे हो, वो तर्क दे रहा है कि क्या नाम है भाई, तुमने गाड़ी को धक्का देने के लिए बोला था, तुमने ये थोड़ी ना कहा था किधर से किधर को देना। तो उसकी बात गलत नहीं है, उसकी बात बिल्कुल सही है। भाई तुमने यही तो कही धक्का दो, किधर को देना ये थोड़ी बताया था तुमने, उन्होंने दे दिया धक्का। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, तो उसके अंदर बुद्धि नहीं है कि फोर्स के साथ क्या चाहिए, दिशा भी चाहिए, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। समझ में आया? जब हम किसी से कहते हैं कि अब जैसे वो दरवाज़ा देखा ना तुमने, कांच वाले दरवाजे लगा के रखते हैं, तो उस पर दिशा लिखी रहती है, वहाँ लिखा रहता है एक साइड पुश
और एक साइड लिखा रहता है पुल, तो वो तुम्हें बता रहा है कि भैया यहाँ पुश करो, अंदर को धकेलो इसको, लेकिन हम तो खींचते हैं। वो तो नॉर्मल है। ठीक है, सही है, ठीक है। तो ये हमारा चलता है। तो जो वेक्टर हैं उसमें हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी। जैसे हमने किसी से कहा कि ये बॉक्स है और इस पर 7 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो इसमें हमने डायरेक्शन दी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ लगाओ। सही है, लेफ़्ट टू राइट लगाओ। ठीक है, सही है। एक काम कर, बाहर जाके पानी पी। ठीक है, लेफ़्ट से राइट, तो यहाँ आपको डायरेक्शन देनी पड़ेगी। दूसरा नियम समझो, वहाँ तो जब हमने तुमसे कहा कि भाई तुमने 5 किलो ये सामान लिया, 4 किलो ये लिया, तुम सीधा जोड़ घटाना कर रहे थे। यहाँ देखो, हमने 7 न्यूटन का फोर्स लगाया इस बॉडी पे, दूसरे बंदे ने आके 7 न्यूटन और लगा दिया इस बॉडी पे, तो बताओ ये बॉडी किधर को जाएगी? बीच में रहेगी ना। यानी नेट फोर्स जो हो गया वो कितना हो गया? 7 न्यूटन। नेट फोर्स हो गया भैया 0 न्यूटन। सही है। तो ये नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। ये दिशा पे निर्भर है। कैसे? इधर वाला 7 तो हम ले रहे हैं प्लस में, और ये वाला 7 न्यूटन हम ले रहे हैं माइनस में 7। डायरेक्शन बदली तो साइन चेंज हो गए। यानी अगर हम कह रहे हैं लेफ़्ट से राइट पॉजिटिव है, तो राइट से लेफ़्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो ये दिशा पे निर्भर कर रहा है ना। हमें पता है बॉडी कहीं नहीं जाएगी। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 7 7 14 न्यूटन हो गए यहाँ, क्योंकि वो तो इफेक्ट कैसा आ रहा है? 0। समझ रहे हो मेरी बात? अब अगर हम कहें कि इस बंदे ने इधर से आके 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये बॉडी किधर को जाएगी? इस साइड में मूव करेगी। लेकिन फोर्स कितनी उससे जाएगा? ये हो जाएगा 7 - 5 = 2 न्यूटन। यानी कि अगर हम ये दोनों हटा के 2 न्यूटन लगा दें यहाँ पे, तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि ये दोनों मिलके कर रहे हैं। समझ रहे हो? भाई हमने अगर क्या किया कि 7 और 5 लगाया, 7 इधर से लगाया, 5 इधर से लगाया, तो हमें पता है बॉडी इस साइड में मूव करेगी, बॉडी इस साइड में मूव करने लगेगी। और हमारा ये जो इफ़ेक्ट है वो कितना जनरेट होगा? 7 - 5 = 2 न्यूटन फोर्स का। ये बिल्कुल ऐसा होगा कि हम इधर से क्या करें, ये 5 हटा दें और ये 7 हटा दें और इधर से 2 न्यूटन लगाएं, ये भी बिल्कुल सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया? तो हमने यहाँ ये देखा कि जो वेक्टर क्वांटिटी हैं वो स्केलर जैसा सिंपल नहीं होता है। इनको कैलकुलेशन करने के लिए हमें अलग तरह की टैक्टिक अपनानी पड़ेगी, और उसे बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? वेक्टर। यानी इनका जो जोड़ना घटाना है वो अलग होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्शन के साथ साथ डिपेंड करेगा। इनका मल्टीप्लिकेशन अलग तरह से होता है। समझ में आया ये? अब ये तो तुम सीधा सीधा कर पा रहे हो, सही है। अब अगर मैंने इसको इस तरह से कर दिया, इधर ध्यान दो ज़रा सब लोग, अगर ये 5 न्यूटन है और अगर मैंने कहा इधर से मैंने 5 न्यूटन और लगा दिया, तो अब बॉडी पे नेट फोर्स कितना है? तो अब तुम ये नहीं कह सकते 10 न्यूटन है। क्यों? बॉडी बताओ किधर जाएगी? बॉडी किधर की साइड जाएगी? किधर? यहाँ बताओ किधर जाएगी? बॉडी जाएगी यहाँ बीच से। समझ में? क्योंकि ये दोनों का इफेक्ट चलेगा, और ये 10 न्यूटन नहीं होगा। इसका जो एडिशन है वो फिर हम अभी बताएंगे आपको। ये इसके लिए अलग लॉ लगते हैं, सही है। वो निकालना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये एडिशन वाले नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेक्टर समझ में आ गया? यस सर। स्केलर तो सिंपल ही है। तो ये बताएगा अर्पित, वेक्टर में क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड करती है बॉडी? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और स्केलर में ओनली डायरेक्ट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड दोनों में आएगा। बिना मैग्नीट्यूड के क्या मतलब है? मैंने तुझसे कहा कि आलू दे दे, अगला सवाल क्या होगा? कितने? भाई वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए ना। समझ रहे हो ना? वैल्यू तो चाहिए। अच्छा, मैंने तुमसे कहा कि इस टेबल को डिस्प्लेस करो, तुम्हारा सवाल है सर कहाँ रखना है इसको? डायरेक्शन आई ना भाई। मैंने तुमसे बोला इस टेबल को डिस्प्लेस करना है, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट कह दिया। तो तुमने कहा अगला सवाल क्या होगा? सर इसको कहाँ रखना है? ठीक।
अब कहाँ रखने का मतलब तुम दिशा पूछ रहे हो। अब तुम यहाँ से उठा के उस दिशा में लेके गए तो कितनी दूर, वो हम बाद में निकाल लेंगे। सपोज करो मैंने कहा इस कॉर्नर में ले जाके रखना इन टेबल्स को, तो यहाँ से कितनी दूर डिस्प्लेस हुआ वो तो हो गई इसकी मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन मैंने तुम्हें दे दी। समझ में आया? तो वैल्यू तो दोनों को चाहिए। स्केलर में बस डायरेक्शन नहीं होती है, वेक्टर में डायरेक्शन होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसको याद रख लो, क्योंकि बच्चे हमेशा गलती करते हैं कि कितना भी पढ़ाने के बाद उनसे कुछ दिन बाद पूछो ना तो स्केलर में तो सर डायरेक्शन होती है, वेक्टर में दोनों होते हैं, या फिर उल्टा सीधा कुछ भी बताएंगे। तो ये याद रखो, मैग्नीट्यूड तो दोनों में होगा ही होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, सही है, और डायरेक्शन सिर्फ वेक्टर वाले में होगी। और सिर्फ डायरेक्शन होने से क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो जाती है, उसको कुछ नियम, कुछ चीज़ें फॉलो करने पड़ेंगे। और नियम क्या, जैसे वेक्टर अलजेब्रा मैंने बताया था ना, वेक्टर अलजेब्रा लगता है तो उस बॉडी को वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इधर से आया करंट, इधर से आया फोर्स लगा था 7 न्यूटन, इधर से लग रहा था 5 न्यूटन, तो हमने सीधा घटा दिया। अब ये लग रहा है 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन लग रहा है, तो ये अलग से वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करके तब हम निकालेंगे नेट कितना लग रहा है। टोटल फोर्स कितना होगा? मैं अभी तो ऐसे ही बता देता हूँ तुम्हें। इसमें इसका फॉर्मूला होता है आर नेट का, आर नेट होता है नेट रिजल्टेंट फोर्स। ये हो जाएगा अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। और ये थीटा क्या है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल। तो कितना एंगल है यहाँ, 90 डिग्री है इन दोनों के बीच में, सही है। तो इन कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ये पूरी टर्म तो हो गई 0। तो अंडर रूट में बचा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, वैल्यू रखो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2। इतना नेट फोर्स लग रहा है न्यूटन। किस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर को लग रहा है, बीचों बीच से, ये डायरेक्शन है। ये कैसे ऐसे आया ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, समझ में आया? तो अभी तक ये डाउट क्लियर है। कुछ क्वांटिटी जो डायरेक्शन रखती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को ले लो, मैंने बताया था ना ये फंडामेंटल ये इलेक्ट्रिक करंट और स्केलर में रखा था। अब इलेक्ट्रिक करंट को अगर आप देखो तो इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन भी होती है, सही है भाई। मैंने कहा कि ये वायर है, इसमें ये इस डायरेक्शन में करंट चल रहा है, और कितने एम्पियर का करंट चल रहा है, मैंने कहा 2 एम्पियर का करंट चल रहा है। तो 2 क्या हो गया इसका, मैग्नीट्यूड। 2 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन भी है, समझ में आया। लेकिन उसके बावजूद भी करंट जो है वेक्टर नहीं है, स्केलर है। क्यों? तो एक जंक्शन की बात ट्राई करते हैं कि ये मान के चलो कोई जंक्शन है, जंक्शन तो समझते हो, हाँ, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लाइन आके मिलती हैं। जंक्शन ऐसे तो हमारा वेयर जंक्शन है। नहीं तो वेयर में 2 से ज़्यादा लाइन कहाँ है, वेयर में उधर से आ रही है लाइन गाजियाबाद की तरफ से, खुर्जा जा रही है, बता तीसरी जगह कहाँ निकल रही है लाइन, सादरा जंक्शन है। सही है। नहीं ये तो अलग है, ये तो पार्ट, ये तो अलग जा रहा है, स्टेशन से बात करें। इधर तो कोई स्टेशन है ही नहीं, ये तो फालतू लाइन निकल रही है। ये तो यहाँ, ये तो इन लोगों ने जगह नहीं दी, अच्छा, वरना ये तो इधर से निकलती, ये तो जगह दी नहीं है इन लोगों ने, तो पार इधर से उन्होंने घुमा के निकाल दी, समझ में आया। वरना आगे दमकोर पे जाके सीधी रेलवे के साथ ही निकल रही है ये। तो जंक्शन का मतलब क्या है, अब जैसे खुर्जा है तो खुर्जा जंक्शन पे एक तो ये गाजियाबाद वाली लाइन जा रही है, और उधर से बुलंदशहर वाली आ रही है जो हापुड़ की तरफ मिलती है। तो 2 जगह की लाइन मिली। गाजियाबाद जंक्शन है, क्यों, दिल्ली अलीगढ़ को जोड़ता है, दिल्ली हापुड़ को जोड़ता है, दिल्ली मेरठ को जोड़ता है। तो 3 अलग अलग, तो शादरे से भी अलग अलग लाइन निकल रही है ना, शादरा जंक्शन है तो 2-3 अलग अलग जगह की लाइन निकल रही है वहाँ से, सही है। निठारी में ना रही है, ठीक है, निठारी भी जंक्शन है, बुलंदशहर की तरफ भी रोड जा रही है और इधर को भी जा रही है, और एक अमेरिका के लिए निकलेगी अभी सीधी, ठीक है, दुबई के लिए निकलेगी, सही है। देखो तो ये इलेक्ट्रिक करंट है, तो इसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक जंक्शन बना दिया, इस पॉइंट को हमने बोला O। अब यहाँ से एक वायर ये गया, एक वायर ये गया, और हमने कहा एक वायर ये गया। इसमें से हम मान लेते हैं कि ये करंट इधर चला गया, इधर चला गया और इधर चला गया, सही है। I1 I2 और I3, I1 I2 और I3। अब
वेक्टर अलजेब्रा क्या कहता है भाई, वेक्टर होने के लिए उसे वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करना चाहिए। और वेक्टर अलजेब्रा में जो हम नेट निकालते हैं वो कैसे निकलता है, इस तरह से निकलता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट में अपन f2, और वो एंगल पे भी डिपेंड करता है कि बीच का एंगल कितना है। लेकिन यहाँ इन वायरों के एंगल से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ हम जो नेट करंट निकालेंगे वो हो जाएगा आने वाला करंट इज इक्वल टू, यानी इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है, ये तो ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा। अब क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा तो हम इसे वेक्टर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। और जबकि इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, येट इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ स्केलर। फिर इन्होंने इसको, इस कैटेगरी को इन्होंने अलग रख दिया, इन्होंने इन्हें टेंसर में डाल दिया, एक टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, सही है। पर तुम अपना स्केलर वेक्टर में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। चलो, तो आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। लाइक करो, फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। हमारी वीडियो को जो भी लाइक एंड सब्सक्राइब करता है सोने की चैन मिलती है। चलते ये लाइन तो ही बोलते करी, ठीक है। ओके।